नमस्कार। प्रेम उत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज भारतीय साहित्य के एक बहुत बड़े रचनाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन है और जबकि पूरी दुनिया में प्रेम के लिए कोई जगह नहीं बची है, सिर्फ नफरत ही नफरत पूरे विश्व में फैल रही है, युद्ध हो रहे हैं, अनेक तरह के संघर्ष चल रहे हैं। ऐसे में प्रेम उत्सव करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये बहुत बड़ा काम बहुत बरसों से मुजीब खान जी और नीरज कुमार, ये दो शख्स हैं। मुजीब खान आइडिया के डायरेक्टर हैं और नीरज कुमार दिनकर न्यास के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। ये दो मिलकर पूरे भारत में कई बरसों से मुंशी प्रेमचंद, विवेकानंद और रामधारी सिंह दिनकर की रश्मिरथ थी। इनको लेकर ये पूरे देश में एक साहित्यिक यात्रा पर चल रहे हैं, उसी का ये एक पड़ाव है। इस प्रेम उत्सव के उद्घाटन सत्र में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी को, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के हैं। मैं चाहूँगा कि नीरज कुमार जी उन्हें लेकर मंच पर आएँ। नीरज कुमार जी राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर स्मृति न्यास के। अच्छा जी। मुजीब खान सर को मैं चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ। ये पूरी संकल्पना जी। नीरज कुमार जी प्रोफेसर केसरी लाल शर्मा जी को, वर्मा जी को आ जाते हैं तब तक। हाँ, यहीं पर आइए सर। अच्छा हाँ, और यहाँ पर बहुत सारे एनएसएस के विद्यार्थी हैं। मेरे ख्याल से एनएसएस सेंट्रल सेल ने उन्हें कहा होगा यहाँ आने के लिए, लेकिन वो तो एक आधिकारिक आदेश रहा होगा। लेकिन एनएसएस, जिसको हम राष्ट्रीय सेवा योजना कहते हैं, तो जो राष्ट्रीयता की संकल्पना है उसका साहित्य के साथ बहुत गहरा संबंध होता है। और जिस प्रेमचंद की जयंती पर हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, वो भारतीय राष्ट्रीयता के एक सबसे बड़े प्रतीक के रूप में हमारे सामने आते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी 1907 में उनकी एक किताब प्रकाशित होती है सोज़े वतन, जिसमें लगभग 6 कहानियाँ थीं। और वो 6 की 6 कहानियाँ उस समय 1907 में, जबकि भारत पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, राष्ट्रीय चेतना और देशभक्ति से भरे पूरी कहानियाँ थीं। और जिन कहानियों की वजह से उस कहानी की किताब पर पाबंदी तो लगी ही लगी, मुंशी प्रेमचंद से कहा गया कि अगर आप इसी तरह की कहानियाँ लिखते रहें तो आपको सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना होगा। चूँकि मुंशी प्रेमचंद जी की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वो त्यागपत्र दे पाते, तो उन्होंने वो सारी की सारी कहानियाँ और वो किताबें उस समय के अपने अधिकारी को सुपुर्द कर दी और वो सारी जब्त करके जला दी गईं। बहुत बाद में चलकर वो किताब फिर से प्रकाशित होती है और अब वो सोज़े वतन के नाम से वो पब्लिश हो चुकी है। वो कहानी आपको किसी भी सामाजिक माध्यमों पर या इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप उसे ज़रूर पढ़ें। उसके अलावा आप पाएंगे कि मुंशी प्रेमचंद ने अपने समय में जो उनका पूरा दौर रहा, अगर मैं कहूँ कि उनके लेखन का दौर 1906 या 7 से लेकर 1936 तक रहा, जब उनका देहांत होता है, तब तक वो लगातार भारत की स्वाधीनता संग्राम के साथ जुड़े रहे और एक तरह से सामाजिक और साहित्यिक स्तर पर वो अपने तय संघर्ष करते रहे। 1922 में जब महात्मा गांधी गोरखपुर में एक ईदगाह मैदान है या गाजी मियाँ का मैदान है, वहाँ पर जब गांधी जी आए थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में जो अपना वक्तव्य दिया था, उसे सुनकर मुंशी प्रेमचंद जी ने उसी के कुछ दिनों बाद अपनी सरकारी नौकरी से इस्तीफा देने की बात सोची थी। उन्हीं के साथ साथ रघुपति सहाय फिराक एक बहुत बड़े शायर थे, जिनको बाद में चलकर उर्दू का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता, उन्होंने भी अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया था। और इस तरह से एक ऐसा शख्स, एक ऐसा साहित्यकार जो अपने समाज और अपने देश और पूरी इंसानियत के साथ जुड़ा हुआ था। यदि आप देखें तो पूरी दुनिया में अगर भारत के किसी साहित्यकार को कोई जानता है तो वो एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था शायद, और दूसरे मुंशी प्रेमचंद हैं, जिन्हें लगभग विश्व साहित्य का सबसे बड़े रचनाकारों में से एक माना जाता है। उन मुंशी प्रेमचंद के जन्मदिन पर मेरे ख्याल से 20 वर्षों से मुजीब खान जी
अपने आइडिया नामक संस्था के साथ साथ उनकी कहानियों का मंचन करते रहे हैं। हालांकि प्रेमचंद ने कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं, नाटक भी लिखे हैं, पर उन नाटकों के अलावा उनकी कहानियों का मंचन भी अच्छा तो अभी हम जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो कुछ ही देर में यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं, तो उसके बाद हम ये इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मेरी जानकारी में अब तक पूरी दुनिया में किसी एक रचनाकार की कहानियों का इतनी भाषाओं में एक साथ एक मंच पर मंचन आज तक नहीं हुआ है। जो आज ये एक ऐतिहासिक अवसर है कि हिंदुस्तान की 22 ज़बानों में, जो संविधान में स्वीकृत 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में 22 कहानियों का मंचन एक ही स्टेज पर 3 दिनों में होना, ये अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो सकता है या एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना हो सकती है। किंतु इस ऐतिहासिक घटना का या इस इतने बड़े काम का जिस तरह से प्रचार होना चाहिए था, मेरे ख्याल से मुंबई शहर की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास है और उसमें मेरे ख्याल से सभी 22 भाषाओं के नुमाइंदे इस मुंबई शहर में रहते हैं। पर यहाँ पर अपने आप कि हम अपनी भाषा के नाटक को देखने के लिए, अपने देश के एक बड़े साहित्यकार को देखने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हों, ऐसा बहुत कम ही हो पाया है। जब से मुजीब खान जी ने ये काम शुरू किया है तब से मैंने देखा कि आज तो सभागार बहुत भरा पूरा है, लेकिन इसके पहले कई बार ऐसा होता है कि जितने कलाकार मंच पर होते हैं उससे कम ऑडियंस यहाँ पर होती है। तो उससे ये पता चलता है कि हम अपने साहित्य को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी भाषा को लेकर कितने ज़्यादा गंभीर हैं। और एक और बात हमें याद रखनी चाहिए कि जिस देश के अंदर साहित्यकारों की इज्जत नहीं होती है, साहित्य की इज्जत नहीं होती है, संस्कृति को महत्व नहीं मिलता है, वो देश बहुत ज़्यादा दिनों तक अपनी मूल परंपरा को लेकर टिका नहीं रह सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप सारे लोग इतने बड़ी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस एक छोटा सा औपचारिक उद्घाटन सत्र होगा, उसके बाद यहाँ पर आप आज 7 नाटकों को 7 अलग अलग भाषाओं में देखोगे। और हमारे बीच में साहित्य के, संस्कृति के, शिक्षा की कुछ विभूतियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, जो लोग अभी कुछ ही देर में आपसे मुखातिब होंगे और अपनी बात आपके सामने रखेंगे। एनएसएस के विद्यार्थियों के लिए और जो विद्यार्थी आए हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ये उद्घाटन सत्र के बाद आने वाले 2 दिनों में भी जो जिन भाषाओं में यहाँ पर नाट्य प्रदर्शन होने वाला है, आप सभी अपने घर परिवार वालों के साथ, अपने माता पिता के साथ या अपने दोस्तों के साथ अगर यहाँ पर आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और उसके अलावा आपके पास इसका पूरा शेड्यूल होगा, तो यदि आपके पास उस भाषा का कोई व्यक्ति हो, जैसे बोडो या संथाली के मेरे ख्याल से बम्बई में बहुत कम लोग हैं, तो मणिपुरी के बहुत कम होंगे, तो ऐसे लोगों को यदि आप यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और उनकी भाषा में हम प्रेमचंद को आपके सामने रखते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा काम आपकी वजह से हो सकता है। तो ये 3 दिनों तक आप हमारे साथ इस प्रेम उत्सव में शामिल रहोगे। इसी उम्मीद के साथ मैं जो अभी यहाँ पर मंच पर उपस्थित होने वाले हैं उनका परिचय मैं देता चलूँ आपको। हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वे श्री अश्विनी कुमार चौबे जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, वह भी थोड़ी ही देर में यहाँ पर आएंगे। मुजीब खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो व्यक्ति उनके साथ लगा हुआ है, और अभी ये जो प्रेमचंद का उत्सव है, इसके बाद दिल्ली में, पटना में, आंध्र प्रदेश में और राजस्थान में, इन 4 जगहों पर इन्हीं 22 भाषाओं में ये प्रस्तुतियाँ होने वाली हैं, जिसकी पूरी प्लानिंग हो चुकी है। उसके बाद मुजीब खान जी का ये मानना है कि लगभग पूरे हिंदुस्तान में अगर इस प्रयोग को किया जाए तो एक तो ये होगा कि हम सारी ज़बानों में, सारे राज्यों में वहाँ हम पहुँच सकते हैं। एक तो हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा अपने आप में एक बेहतरीन भाषा है। हर भाषा, हिंदुस्तान हिंदी को अगर छोड़ दें तो बाकी हिंदुस्तान की सारी भाषाएं लगभग 1000 साल पुरानी हैं। सबसे नई भाषा हिंदी है जो 200-250 साल पुरानी है। बहुत सारी बोलियां हैं जो हमारी भाषा, हिंदी भाषा से भी, जैसे अवधी है, ब्रज है, उसका भी 1000 साल का इतिहास है। तो कम से कम 1000-1200 वर्षों की भाषाओं के
करीब 25 भाषाओं का ये एक ऐसा मुल्क है जो इतनी सारी भाषाओं में अपने आप को अभिव्यक्त करने की कोशिश करता है। और जो भाषा वैज्ञानिकों का कहना है कि दुनिया की तमाम भाषाएं लगभग 70,000 साल पहले पैदा हुई हैं। 70,000 साल पहले जो इंसान था उसने भाषा की शुरुआत की थी, ध्वनियों की शुरुआत की थी, शब्दों की शुरुआत की थी। तो हर भाषा अपने साथ 70,000 सालों की स्मृतियां लेकर चलती है। और दूसरा एक दुखद हिस्सा इसका ये है कि धीरे धीरे जब कोई भाषा बहुत ज़्यादा ताकतवर बनती जाती है तो छोटी कमज़ोर भाषाएं उसके सामने दम तोड़ती रहती हैं। और जितनी देर ये प्रोग्राम चलेगा 3 दिनों का, उन 3 दिनों में इस पूरी दुनिया में कम से कम 3 भाषाएं अपने आप मर जाएंगी, क्योंकि उनके बोलने वाले धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जब कोई एक भाषा बहुत ताकतवर होती जाती है तो बाकी भाषाएं उसके दबाव के अंतर्गत धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं। इसको हम एक तरह से भाषा का साम्राज्यवाद कह सकते हैं। मैं जिस राज्य में इस समय हूँ, महाराष्ट्र में, इस महाराष्ट्र में कम से कम 35 बोलियाँ हैं। उन बोलियों में से कुछ बोलियाँ तो भाषा के दर्जे तक पहुँच गई। कोंकणी है, मालवनी है, वराडी है, ऐसी अनेक भाषाएं, वैदर्भी है। ये तमाम भाषाएं हुआ करती थीं किसी ज़माने में। धीरे धीरे एक भाषा मराठी, सुसंस्कृत मराठी इतनी ज़्यादा प्रबल हुई कि बाकी सारी भाषाएं उसके सामने धीरे धीरे समाप्त होने लगी। होना ये चाहिए था कि हमें भाषाओं के साथ बोलियां भी पढ़ाई जानी चाहिए थी। जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ता हूं तो उसमें हमें बोलियों में एक ब्रज में सूरदास पढ़ाए जाते हैं और अवधी के लिए तुलसीदास पढ़ाए जाते हैं। मैथिली के लिए हमें विद्यापति पढ़ाए जाते हैं। राजस्थानी के लिए मीराबाई पढ़ाई जाती हैं। पर छत्तीसगढ़ी के लिए, बुंदेली के लिए और भी जो दूसरी भाषाएं हैं जैसे कुमाऊनी है, गढ़वाली है, इन भाषाओं के लिए हमारे पास कोई साहित्यकार हिंदी साहित्य में नहीं पढ़ाया जाता है। तो जब मैं ये कहता हूँ कि हिंदी एक बहुत बड़े प्रदेश में बोली जाती है, हिमाचल में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तराखंड में, तो उन तमाम इलाकों की बोलियों का भी हमारे साहित्य में उस उपस्थिति होनी चाहिए थी। वैसे ही मराठी में भी कोंकणी, मालवनी और वैदर्भी और वराडी, इन सारी भाषाओं को पढ़ाया जाना चाहिए था। तो उन बच्चों को पता चलता कि हम कितने समृद्ध हैं। जब आप किसी एक भाषा को पकड़कर चलते हैं तो आप बहुत सीमित हो जाते हैं। तो उसी तरह से ये एक कोशिश मुजीब खान की ओर से और नीरज कुमार की ओर से ये हो रही है कि ये लगभग पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर 22 भाषाओं में लोगों तक ये कहानियाँ पहुँचा रहे हैं, जिससे हर भाषा के, जैसे पंजाब में अगर जाएं तो पंजाब में ये 22 भाषाएं भले समझ में ना आए, लेकिन लोगों को ये लगेगा कि हमारे पास इतनी समृद्ध भाषाएं हैं। तो इतना समृद्ध होने के बावजूद हम साहित्यिक और सामाजिक रूप पर अगर थोड़ा बहुत दरिद्रता का अनुभव करते हैं तो उसका मतलब कि हमने अपनी भाषाओं को वो अहमियत नहीं दी जो अहमियत हमको देनी चाहिए थी। और दुर्भाग्य ये है कि मैं जिस बम्बई शहर में हूँ, उस बम्बई शहर में जो महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र की राजधानी है, मराठी मीडियम के स्कूल लगभग समाप्त हो चुके हैं। मराठी मीडियम के 1 या 2 स्कूल बचे होंगे जो धीरे धीरे सेमी इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं। और आने वाले 4-5 सालों में मराठी मीडियम, हिंदी मीडियम, गुजराती मीडियम के कम से कम मेरे बचपन में 25 स्कूल बम्बई में हुआ करते थे। आज एक सिंगल स्कूल भी नहीं है। आखिरी स्कूल गोकलीबाई था जो टूट गया, वो बंद हो चुका है। तो जब आप अपने देश में अपनी भाषाएं नहीं बचा पाएंगे, आप अपना साहित्य नहीं बचा पाएंगे, आप अपनी संस्कृति को नहीं बचा पाएंगे, तो फिर सिर्फ एक अंग्रेज़ी भाषा के बल पर आप कितनी दूर तक और कितनी देर तक चल पाएंगे। वो भी तब जबकि आपके देश में अभी भी लिटरेसी रेट 50% तक तो नहीं पहुंचा है। 25% हम लिटरेसी रेट तक, हायर एजुकेशन तक पहुंचे हैं। तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम, ठीक है अंग्रेज़ी में सारा का सारा आपको ज्ञान, सारी विद्या आपको अंग्रेज़ी में मिल जा रही है, लेकिन उसके बाद भी आपकी जो अपनी मातृभाषा है, उस मातृभाषा के प्रति भी आपके मन में एक आदर का भाव होना चाहिए। हो सकता है कि आप पंजाबी पढ़ के, सिंधी पढ़ के, गुजराती पढ़ के कोई बहुत बड़ी नौकरी जिसमें आपको पैसे मिले न कमा पाएँ, लेकिन कम से कम उन भाषाओं को पढ़ के आप भीतर से समृद्ध तो होंगे। भाषाएं आपको संवेदनशील बनाती हैं, भाषाएं आपको मनुष्य बनाती हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा पैसों के और बहुत ज़्यादा पैकेज की नौकरियां तो नहीं दे सकती हैं, लेकिन इंसान तो बना सकती हैं। और आप इंसान भी बने रहे तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि ये साइंस, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, इन सारे चक्करों में हमने क्या किया कि हम पूरी तरह से एक पागलपन की दौड़ में हम शामिल हो गए एक ऐसी भाषा के जिसको हम लोग इंटरनेशनल लैंग्वेज समझते हैं। गलत फहमी है हमारी। पूरी दुनिया में अंग्रेज़ी पूरी दुनिया में नहीं बोली जाती, उससे ज़्यादा तो चीनी है यहाँ पर जो मंदारिन बोलते हैं। दुनिया में और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। दुनिया के वो बड़े मुल्क,
चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, उसके अलावा इटली हो, रशिया हो, चाइना हो, स्पेन, ये लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं फिर भी काफ़ी आगे हैं। जापान हो, उसमें जो बगैर अंग्रेज़ी के सहारे पूरी दुनिया में बहुत बड़ी ताकत बन सकता है, तो बगैर अंग्रेज़ी के सहारे हिंदुस्तान क्यों नहीं बन सकता है, जबकि हमारे पास 5000 साल पुरानी भाषा है, हम जिसको संस्कृत कहते हैं। संस्कृत की पैदाइश 1700 BC के आसपास होती है, तो भी अगर हम पकड़े तो 3700 साल हो जाते हैं। तो 3-3.5 साल पुरानी भाषा और इतनी सारी भाषाएं, हम सारे के सारे मिलकर क्यों नहीं ये जो ज्ञान विज्ञान या जो कुछ है उसको हम अपना बना सकते हैं। बस वो इच्छा शक्ति नहीं है, और एक तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। उसकी वजह यह है कि हमने कहीं ना कहीं जानबूझकर अंग्रेज़ी को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी है। उतनी अहमियत देने की ज़रूरत नहीं थी। वो आपको सिर्फ रोटी दे पा रही है, अंग्रेज़ी आपको इंसान बना पाती है, ये ज़रा मुश्किल है। इंसान तो आपको अपनी भाषाएं बनाएंगी, आपको अपनी माँ जिस तरह से पालेगी ना, उस तरह से आपको आपकी आया या दाई नहीं पाल सकती है। तो भाषा हमारी माँ है, तो उसके साथ हमारा रिश्ता वैसा ही होना चाहिए था जैसा एक माँ के साथ बच्चे का होता है। दुर्भाग्य से हम वैसा रिश्ता डेवलप नहीं कर पाए। और दूसरी बात ये कि जैसे मेरी एक भाषा है, तो मेरी भाषा के साथ मेरे आस पड़ोस की भाषाएं भी मुझे आनी चाहिए। अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ, मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो मुझे मराठी भी आनी चाहिए और गुजराती भी आनी चाहिए जो मेरे पड़ोस में रहती है। इससे आपका देश जुड़ता है। अगर आप पंजाब में हैं तो आपको हरियाणवी आनी चाहिए, ऊपर कुमाऊनी आनी चाहिए। अगर आप बिहार में हैं तो आपको मैथिली, थोड़ी असमिया, थोड़ी बांग्ला आनी चाहिए। उससे आप जुड़ते हैं। तो देश को सरकार नहीं जोड़ सकती है, देश को शासन नहीं जोड़ सकता है, देश को आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि देश आप होते हो। गलतफहमी है कि देश माने सरकार होती है, सरकारें बदलती हैं लेकिन आप तो वही रहते हो। तो आप चाहो तो इस देश को जोड़ सकते हो, अगर जोड़ने की इच्छा है। और जोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप दूसरी भाषा सीखो। हिंदी का विरोध दक्षिण में इसलिए होता है क्योंकि हिंदी प्रदेश के लोगों को ऐसा लगता है कि तमिलनाडु वालों को हिंदी सीखनी चाहिए, पर बनारस वालों को तमिल कभी नहीं सीखनी चाहिए। अगर ऐसा करते रहे, अगर बनारस का आदमी तमिल में बोलना शुरू करे तो तमिलनाडु का आदमी अपने आप हिंदी बोलने लगता है। आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ बोलूँगा और मेरी भाषा वर्चस्वशाली है जैसे अंग्रेज़ किया करते, तो वैसे नहीं चलेगा। तो आप जितनी भाषा सीखोगे, जितनी भाषाओं में अपने आप को एक्सप्रेस करोगे, जितनी भाषाओं में आप एक दूसरे के साथ जुड़ोगे, उतना लोगों का दिल जुड़ता है। अगर मैं हिंदी भाषी होकर किसी पंजाबी व्यक्ति से मैं पंजाबी में बात करूं तो उसको खुशी होती है। हिंदी भाषी को मेरे ख्याल से उतनी खुशी कभी नहीं होती है, क्योंकि सारे के सारे लोग हिंदी बोलने के लिए विवश होते हैं। मराठी का आदमी मुझसे हिंदी में बात करता तो मुझे गर्व नहीं होता है, पर जब मैं मराठी में बोलता हूँ तो उसको गर्व होता है। तो ऐसी स्थिति में एक तो भाषा का जो वर्चस्व वाला हिस्सा है उसके बाहर हमें निकलना चाहिए। हमें सारी भाषाओं को एक समान इज्जत देनी चाहिए, सारे भाषाओं को हमें सीखना चाहिए, और सारी भाषाओं के साथ मिलकर हमें एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहिए। तो भाषा जो है सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करती है, भाषा आपको सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है। जब मैं गणपति या गोविंदा या महाराष्ट्र के त्यौहार मनाता हूँ और उसकी भाषा में मनाता हूँ, उनकी शब्दावली, उनके मुहावरे में मनाता हूँ, तो फिर मैं महाराष्ट्र के करीब होता हूँ। जब मैं गणपति बप्पा मोरिया बोलता हूँ तो मैं महाराष्ट्र के दिल के करीब होता हूँ। तो ये जो चीज़ होती है, इस चीज़ को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। और मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि भले आप लोगों की पढ़ाई सारी अंग्रेज़ी माध्यम में हो रही है, आप अपने घर में अपनी एक भाषा तो बोल ही रहे होगे, क्योंकि अभी हमारा देश इतना विकसित नहीं हुआ है कि घर में हम सारे अंग्रेज़ी में ही एक दूसरे के साथ बातें करें। हाँ, कुछ मुट्ठी भर परिवार ऐसे होंगे जो घर में अंग्रेज़ी में ही बात करते होंगे, लेकिन आमतौर पर सारे परिवार अपने घर में अपनी भाषा में बात करते हैं। तो अपनी भाषा के साथ आप अपने पड़ोसी की भाषा को भी सीखने की कोशिश करो। मैंने देखा कि हमारे यहाँ मुंबई में एक नया चलन चला है कि आप हिंदी, पंजाबी, मराठी ये छोड़कर फ्रेंच ले सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थी 11वीं में फ्रेंच लेते हैं, उसमें से 1% विद्यार्थी भी कभी फ्रांस नहीं जाता है, न तो वो फ्रांस का कोई साहित्य पढ़ता है, न तो किसी फ्रेंच आदमी के साथ दोस्ती करता है, बस खाली वो फ्रेंच पढ़ता है। तो जब आप खाली एक भाषा को पढ़ते हो और उसको अपने मन में रखते हो, तो वो भाषा का तो उद्देश्य ही पूरा नहीं होता है। भाषा का बुनियादी उद्देश्य है कि आप उसके साहित्य को पढ़ो, आप उसके आदमी के साथ जुड़ो। तो हमारे यहाँ फ्रेंच और जर्मन हम लोग सीख लेते हैं। हमारे माता पिता भी बहुत खुश होते हैं, मेरे बच्चे को फ्रेंच चाहिए, वो ये भाषा नहीं पढ़ेगा। तो ये चीज़ भी धीरे धीरे ख़त्म होनी चाहिए। दूसरा एक मेरा सिर्फ सुझाव है, यहाँ पर बहुत सारी भाषाओं के लोग बैठे हैं। हमारे यहाँ जो स्कूल्स होते हैं वो माइनॉरिटी स्कूल्स होते हैं,
जैसे पंजाबी माइनॉरिटी के भी स्कूल होते हैं, तो उसमें होता यह है कि पंजाबी माइनॉरिटी के स्कूल में पंजाबी बच्चों को 50% रिजर्वेशन होती है, पर वो रिजर्वेशन पंजाबी लैंग्वेज की वजह से है। तो वो जो पंजाबी के बच्चे आ रहे हैं, वो अगर 10वीं तक पंजाबी नहीं पढ़े हैं तो उनको उस माइनॉरिटी में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। और मुझे पता है कि बम्बई के अंदर बहुत सारे स्कूलों में जहाँ पंजाबी पढ़ाई जाती थी, अब धीरे धीरे पंजाबी वहाँ से धीरे धीरे गायब होती जा रही है। बहुत सारे गुजराती माइनॉरिटीज़ के बहुत सारे स्कूल्स हैं, मैंने उनसे कहा अगर बच्चे को गुजराती नहीं आती तो आप गुजराती माइनॉरिटी में एडमिशन क्यों देते हो? नहीं, उनके माँ बाप गुजराती हैं। तो माँ बाप गुजराती हैं ऐसा तो हमने कानून में नहीं तय किया था, हमने तो तय किया था बच्चा उस माइनॉरिटी भाषा में पढ़ेगा। तो अगर हम अपनी माइनॉरिटी कॉलेजेस स्कूलों में करें कि भाई 11th में गुरु नानक कॉलेज में उसी बच्चे को एडमिशन दिया जाएगा जिसने 10वीं में अंग्रेज़ी के साथ पंजाबी ली हो, तो फिर देखिए कैसे बच्चे सब पंजाबी की ओर जाते हैं, गुजराती की ओर जाते हैं, या तमिल की ओर या तेलुगु की ओर जाते हैं। पर हमने वैसा नहीं किया। माता पिता अगर पंजाबी हैं तो उनको एडमिशन मिल जाता, माता पिता गुजराती हैं तो उनको मिल जाता। कई बार तो माता पिता को गुजराती नहीं आती और वो गुजराती माइनॉरिटी में उनको एडमिशन मिल जाता है। तो ये जो एक तरह की असुविधा है हमारी अपनी व्यवस्था के अंतर्गत, उस व्यवस्था में भी थोड़े सुधार की ज़रूरत करनी चाहिए। फिर वो सोचेगा जो, और अगर वो बच्चा पंजाबी पढ़ता है, जो बच्चा बम्बई में पैदा हुआ है, कभी ज़िंदगी में पंजाब नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो पढ़ता है तो वो गुरदयाल सिंह को पढ़ेगा तो उसको पंजाब पता चलेगा, वो राम स्वरूप अणखी को पढ़ेगा तो उसको पंजाब पता चलेगा, तो फिर वो बुल्ले शाह को पढ़ेगा तो उसे पंजाब पता चलेगा। तो उसको पता चलेगा कि मैं किस कल्चर से आया हूँ, मेरी संस्कृति क्या है। तो और इसके साथ साथ फिर उसका वो जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के प्रति जो एक भाव है वो ज़्यादा मजबूत होगा। तो इस पर भी अगर हम विचार करें तो एक बहुत बड़ा काम हो सकता है, जो मुजीब खान का काम नहीं है, जो आप लोगों का काम है। हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब स्वागत करें उनका। मंच पर पधारने की कृपा करें। भाई चांसलर प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा साहब मंच पर पधारने की कृपा करें। न्यास के संरक्षक प्रोफेसर रतन कुमार पांडे साहब मंच पर पधारें, कृपया आने की कृपा करें। श्री अमरदीप जी मुजीब साहब के अभिन्न, कृपया मंच पे पधारें। आदरणीय प्रोफेसर आरपी सिंह जी से निवेदन करता हूं कि मंच पर पधारने की कृपा करें। अब हम चाहते हैं कि विधिवत दीप प्रज्वलन हम अपने न्यास के संरक्षक और गार्जियन और इस कार्यक्रम के लिए, प्रेम उत्सव के लिए दिल्ली से चलकर आने वाले, उत्साह बढ़ाने वाले, न्यास के हर पल हर कदम पर साथ देने वाले भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे साहब से प्रार्थना है, अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत सामूहिक, वो भी इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि यहाँ पर दीप जलाना मना है, लाइट। और मुंशी प्रेमचंद जी को भावांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। चित्र किधर है? जाइए सर। दिया जलाना है, दिया जलाना है।
दीप प्रज्वलन के बाद मैं नीरज कुमार जी को बुलाना चाहूँगा स्वागत भाषण के लिए। परम आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे साहब एवं मंच पर विराजमान हमारे मंचस्थ अतिथिगण, सब विद्वान, आज प्रेम उत्सव में ज़्यादा भाषण देने के बजाय आज नाटक देखने का दिन है। हमारे एनएसएस के विद्यार्थी जितने लोग आए हैं, भारत सरकार के द्वारा जुड़े हुए हैं, सब कॉलेजों के विद्यार्थी, हमारे मुजीब साहब को चाहने वाले, प्रेमचंद को चाहने वाले, नाटक को चाहने वाले, हमारे अमरदीप जी जो बहुत अपना विदेश यात्रा रद्द कर दिए कि इस नाटक को देख के जाएंगे आज, इसलिए इनके आग्रह पर पहली ही नाटक पंजाबी किया जा रहा है। आप लोग इस बात के लिए साक्षी हैं, क्योंकि अभी आप लोग नौजवान हैं कि दुनिया में जब पूछेगा कि भारत के संविधान जो स्वीकृत जितनी भाषाएं हैं 22, उसका एक मंचों पर कब कार्यक्रम हुआ था सामूहिक रूप से, क्या बताएंगे? आज का दिन 31 जुलाई 2024 पूरे दुनिया में पहली बार किसी भी लेखक, चाहे शेक्सपियर हो चाहे जितना, पूरी दुनिया में मैक्सिमम 5 भाषाओं तक ही काम हुआ है साहब। यह मुजीब साहब का पागलपन, हम लोग का दीवानापन, दिन रात काम करने का जो जुनून है, और आदरणीय अश्विनी चौबे साहब जिनको पूरा देश के लोग बाबा कहते हैं, बाबा के बरबस आशीर्वाद है, शुभकामना है, जिसके कारण ही हो पा रहा है। नहीं तो साहब प्रेमचंद की तो हिंदी कहानी आज लम्हे में कार्यक्रम नहीं हो रहा है। आज प्रेमचंद जी के कार्यक्रम गांव में कार्यक्रम नहीं हो रहा है। ये आर्थिक जमाना है साहब, आर्थिक युग आ गया। लेकिन मुंबई जैसे आर्थिक नगरी, आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले 45 साल से लगातार आदाब मैं प्रेमचंद हूँ कि श्रृंखला को जारी रखा गया है। राष्ट्रकवि दिनकर स्मृति न्यास और आइडिया पिछले 20 वर्षों से पूरे हिंदुस्तान में 1500 से ऊपर नाटक डायरेक्टर साहब किया गया है, पूरे 1500 से। केसरी लाल वर्मा साहब साक्षी हैं, जब इनसे निवेदन हम किए थे कि हम रायपुर में भी भाई चांसलर थे रविशंकर विश्वविद्यालय के रायपुर के, तो उन्होंने कहा कि रश्मि रथी कीजिए। इन्होंने, हम नहीं गए क्योंकि मुझे चंडीगढ़ में कार्यक्रम था उस समय विवेकानंद जी का, जिसमें बाबा भी गए थे, प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी साहब भी वहाँ राज्यपाल के तौर पे मौजूद थे। ये अवसर मिला है काम करने का, ये जुनून है। कोई सरकार साथ दे न दे, आग्रह सबसे रहता है, और बाबा सबसे निवेदन करते हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे कामों के पैरोकार हमारे कामों को पूरा आशीर्वाद देते हैं, उसको पोषित करते हैं, उसको पुष्पित करते हैं, उसको बढ़ाने में पूरी ताकत लगाते हैं। कौन कितनी बात मानता है अलग बात है। हमारे बीच में गोयनका साहब हैं, बहुत बड़े मुंबई के उद्योगपति हैं। डॉक्टर विजय जी बैठे हुए हैं, बाबा के मानने वाले। हमारे मनोज पांडे जी हैं। हम निवेदन करेंगे मनोज पांडे जी मंच पर पधारने की कृपा करें। पांडे साहब आप मंच पर पधारिए, बाबा के बहुत अति प्रिय। और हमारे जितने विद्यार्थी हैं, आप भी बहुत अति प्रिय हैं, क्योंकि आप प्रेमचंद के प्रेमी हैं। आपको सरकार की तरफ से एनएस के जो सेक्रेटरी हैं मीता मैडम, वो बताए कि आपके बच्चे, हमने कहा पिछली बार तो आए थे, इसी हॉल में आए थे और भगत सिंह का नाटक देखे, विवेकानंद का नाटक देखे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका समय समाप्त 6 बजे तक ही रह सकते हैं, आपके गार्जियन से आप मिलना है, देर रात जाने में समय लगता है। तो लोगों ने कहा नहीं, हम तो पूरा नाटक भगत सिंह का भी देख कर जाएंगे। मुझे याद है 8:30 से 9 तक इसी हॉल में खचाखच एनएस एक कुर्सी पर 2-2 बच्चे बैठे थे, क्योंकि 400 बच्चे एनएसएस के आगे थे। उसमें डायरेक्टर इसी सुशील कुमार सिंधे साहब ही भेजे थे। आज भी उन्हीं का आदेश से आप लोग आए हैं। हम सबसे पहले आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि प्रेमचंद सब की कहानियों का सभी भाषाओं में मंचन आप देख पाएंगे, चाहे वो मराठी हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे असमिया हो, चाहे उड़िया हो, चाहे कोई भाषा, जितने संविधान की 8वीं अनुसूची में जितने दर्ज भाषाएं हैं सब देख सकेंगे। मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे अनुरोध करता हूं कि तमाम सभी लोग 5-5 लोगों को कल और सूचित कीजिएगा। कितना आएंगे मैं नहीं जानता हूं, कि जरूर इस नाटक को देखने आइए। शायद कोई पूछेगा कि पूरे भारत में सबसे पहले 22 भाषाओं का कार्यक्रम कब हुआ था, तो आपको जीके में भी आएगा, तो आप इसके साक्षी हैं साहब। प्रधानमंत्री जी तमिल संगमम, तमिल को जानते, तमिलनाडु काशी में कार्यक्रम हुआ था, तमिल संगमम हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री कहे थे कि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा मंच हो जिसमें देश के संविधान की जितनी भाषाएं स्वीकृत हैं, सभी भाषाएं एक मंच पर हो, और वह भी व्यवहार में हो, माने संगीत में, नाटक में, व्यवहार में हो। तो आज नाटक के तौर पे डॉक्टर साहब हम इस पर आप लोग के आशीर्वाद से इस मंच पर लाए हैं।
मुजीब साहब और हम दोनों मिल करके, और हमारे होमनाथ पांडे साहब अनुवाद कराने में दिन रात लगे रहे हैं। जिन जिन लोग इसमें मेहनत किए हैं, चाहे जिस भी रूप में मेहनत, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, मैं उनका बहुत हृदय से सराहना, अभिनंदन, उनका वंदन करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप दुनिया में जितना काम है कीजिए, लेकिन साहित्यिक और सांस्कृतिक काम जब आ जाए तो शायद उसको मत छोड़िए। जितना बल सके महीना में एक दिन जरूर समय निकालिए। प्रेमचंद ने लिखे हैं, मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है पंच परमेश्वर में, क्या आपको साहस भरने के लिए आप सत्य पर अडिग रहिए, आप सत्य के रास्ते पर, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे? इसमें देखेंगे, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं करोगे? आपको दर्जनों, अभी उड़ीसा के बहुत बड़े कलाकार, क्या नाम का, असीत आए हुए हैं, जिनको टीवी पर देखते होंगे। टीवी के बहुत सारे कलाकार आप देख पाएंगे कि प्रेमचंद के नाटक में वो मुझे साहब उनको कुछ दे नहीं पाए हैं। भैया दे पाएंगे तो पूरे देश भर से 100 कलाकारों को बुलाने में कितना पैसा खर्च हो जाएगा। सब लोग अपने प्रेम, अपने मोहब्बत से यहाँ पर रिहर्सल करने में डायरेक्टर साहब एक दिन में 10-10 हज़ार खर्च होता है। यहाँ जगह नहीं है, मुझे साहब को जगह नहीं है, किराया देते हैं 2 घंटे का, फिर बढ़ गया अगर 1 घंटा तो फिर 2,500, फिर 1 घंटा बढ़ गया तो फिर 2,500। यह मुसीबत, इस मुसीबतों के बीच में, इन परेशानियों के बीच में, इन झंझावातों के बीच में हमारे कुछ प्रायोजक हैं जो बाबा के कहने पर और कुछ साथ में होकर छोटे छोटे किस्तों में मदद किए हैं, जो इतने बड़े कार्यक्रम में उनका 5% भी योगदान 10% ही माना जा सकता है। और इस बाकी योगदान हमारे मुझे साहब के कंधों पर और फिर बाबा के कंधों पर है। यह उन्हीं की जिम्मेदारी में है। और यह कार्यक्रम, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं वचन देता हूँ कि यह कार्यक्रम कभी जब विवेकानंद पर किए तो 400 मंचन, रश्मिवती पर किए तो 400 मंचन, जब तिलक पर किए तो इसी हॉल में 2 बार मंचन हुआ, 3 बार मंचन हुआ। आरपी सिंह जी आप तो गवाह हैं, कितने बार मंचन हुआ। कोश्यारी साहब राज्यपाल थे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, मैं वचन देता हूँ आपको, क्योंकि एक जब संस्कृतिकर्मी वचन देता है तो उसको संकल्प मानिए आप कि प्रेमचंद का जो ये कार्यक्रम है 22 भाषाओं का, पूरे हिंदुस्तान में 50 जगह होगा, पूरे हिंदुस्तान में 50 जगह होगा। और 8 अक्टूबर से 8 अक्टूबर से मंडी हाउस में दिल्ली में NSD के प्रांगण में होगा। तय हो गया डेट 8 अक्टूबर में। जो आपके रिश्तेदार रहेंगे उनको खबर कीजिएगा। वहाँ पर और इससे बड़े पैमाने पर वहाँ कार्यक्रम की तैयारी में अभी से ही लग गए हैं, क्योंकि तो शुरुआती था, डर रहे थे क्या सच होगा, लेकिन आपने इतना साहस दिया, इतना जोश दिए, इतने भीड़ दे करके, इतने आप लोग का समर्थन दे करके वहाँ बड़ा कार्यक्रम होगा। इन्हीं शब्दों के साथ कि दिनकर जी का वो 2 लाइन है, दिनकर स्मृति न्यास की तरफ से मैं आपको समर्पित करता हूँ कि लोहे के पेड़ हरे होंगे तू गान प्रेम का गाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल, आंसू के कण बरसाता चल, आंसू के कण। जय हिंद, जय भारत। विधिवत तरीके से बाबा को, मतलब पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे साहब को मुजीब साहब हृदय से सम्मानित करेंगे। और आप लोग, NSS का मतलब होता है अनुशासन, NSS का मतलब होता है मर्यादा, NSS का मतलब होता है राष्ट्र हित में सोचने वाले। आपका एक एक कदम जो होता है राष्ट्र हित में होना चाहिए, अनुशासन के साथ। इतने अब तालियां बजा सकते हैं जब दूसरे आदरणीय डायरेक्टर साहब बगल में, डॉक्टर SK शुक्ला साहब को मुजीब साहब सम्मानित करेंगे। प्रेमचंद उर्दू के महान लेखक थे, उसके बाद हिंदी में लिखना शुरू किया। सबसे पहली रचना इनकी सोजे वतन, डॉक्टर साहब सोजे वतन, कानपुर जमाना प्रेस से छपा था, जिसको बैन कर दिया गया था, अंग्रेजों ने बैन कर दिया था, वो अप्रकाशित है। हाँ, प्रोफेसर बिहारी साहब, प्रोफेसर रतन कुमार पांडे साहब। प्रोफेसर केसरी लाल वर्मा साहब को सम्मानित। ये भाषा विशेषज्ञ हैं और प्रेमचंद पर बड़ा काम किए हैं।
प्रोफेसर केसरीलाल वर्मा साहब, अभी कुलपति हैं शिवाजी विश्वविद्यालय नवी मुंबई के। अब सम्मानित मुझे साहब करेंगे श्री अमरदीप सिंह जी, प्रेमचंद प्रेमी, साहित्य प्रेमी। श्री आरपी सिंह जी, बॉम्बे हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता। हमारे मनोज पांडे साहब। साहित्य सेवी हैं अब विधिवत जो इस पर रंगमंच पर प्रेमचंद को किताबों में पढ़ते हैं, अब आप पढ़ रहे हैं मंच पर, तो रंगमंच पर प्रेमचंद का स्मारका का विमोचन हम राजा रंजन से कहेंगे सबके कर कमलों में दिया जाए। हम दोनों सामूहिक आइए। आप पकड़िए। कहाँ से छपाएगी? और अब इस तमाम समारोह के पीछे जो आइडिया है, आइडिया की मुजीब खान जी की, तो वो अपना बीज वक्तव्य पेश करेंगे। मुजीब खान जी। कुमार चौबे जी और सारे हमारे मेहमान, आइडिया मुंबई ने ये काम 2005 में शुरू किया था। आदाब, मैं प्रेमचंद हूं। जब पहली बार हमने इसका मंचन किया 7 अगस्त 2005 में, तो हमसे लोगों ने कहा कि लोग प्रेमचंद को पढ़ना नहीं चाहते और आप प्रेमचंद को दिखा रहे हैं। हमने कहा कि लोग पढ़ना भले ना चाहते हों और लोग देखना भले ना चाहते हों, लेकिन हम दिखा कर रहेंगे। उस दिन सिर्फ 4 लोग हॉल में थे और आज आप देख रहे हैं पूरा हॉल भरा हुआ है। ये हमारी कोशिशों का नतीजा है कि आज हम आपके बीच बैठे हुए हैं और एक अच्छी तादाद ऑडियंस में मौजूद है। 8 अक्टूबर 2023 में एक एक्सपेरिमेंट किया हमने 8 भाषाओं का मंचन इसी मंच पर किया। उसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सारी भाषाएं थीं और दर्शकों में 150 लोग बैठे थे। जब ड्रामा ख़त्म हुआ, सारे ड्रामे ख़त्म हुए, तो मैंने दर्शकों से पूछा, गुजराती दर्शक से पूछा कि क्या आपको तमिल ड्रामा समझ में आया? उसने कहा समझ में आया। मराठी दर्शक से पूछा कि आपको पंजाबी ड्रामा समझ में आया? उसने कहा समझ में आया। तो
ये भाषाओं का बैरियर किस लिए, ये भाषाओं में दीवारें किस लिए, जब हर भाषा आपको समझ में आती है। ये मंच इसीलिए, इस मंच पर इसीलिए हम सब जमा हैं कि भाषाओं में की जो दीवारें हैं, जो अंतर है, उसको खत्म किया जाए। मैं तमिल भाषा बोलना चाहता हूं, तेलुगु बोलना चाहता हूं, कन्नड़ बोलना चाहता हूं, असमिया बोलना चाहता हूं, बोडो बोलना चाहता हूं, और मैं बोलना चाहता हूं क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं, मेरा अधिकार उन भाषाओं पर है। आप सबका अधिकार हिंदुस्तान की हर भाषा पर है। भाषा किसी की बपौती नहीं है, भाषा हम सब की है। जो हिंदुस्तान में रह रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, वो हर भाषा बोल सकता है। आइए अपने अंदर जो एक किस्म का आप एक तनाव झेल रहे हैं, उस तनाव को से दूर होइए, मुक्त होइए और आवाज लगाइए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर भाषा मेरी है क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूं। इसी पैगाम को लेकर, इसी संदेश को लेकर हम आपके बीच में आए हैं, और यही वजह है कि जितने भी लोग यहां पर मौजूद हैं, ये सब के सब इस कॉन्सेप्ट को, इस नजरिए को समझते हैं और वो हमारी आवाज से आवाज मिला रहे हैं। मैं हुपनाथ पांडे साहब के बारे में बताऊंगा कि जिस दिन मैंने हुपनाथ पांडे साहब से कहा कि सर बहुत डिफिकल्ट है, मुझे एक्टर नहीं मिल रहे हैं आसामी भाषा के, सर कुछ कीजिए आप। तो पांडे जी ने कहा फिक्र मत कीजिए, मैं एक्टर ला कर दूंगा आपको। मैंने कहा सर मेरे पास संस्कृत ड्रामा ट्रांसलेट करने वाला कोई नहीं है। कहा फिक्र मत कीजिए, संस्कृत ड्रामा मैं करवा दूंगा। जब ऐसे लोग आपके साथ होते हैं ना, तो कोई मुश्किल आपको मुश्किल नहीं लगती, हर मुश्किल आसान हो जाती है। जब ऐसे लोग आपके साथ होते हैं तो एवरेस्ट पहाड़ भी आपको ऊंचा नहीं लगता। आप एक कदम रखते हैं ऐसे लोगों के साथ और फिर कई कदम तय करते ऊपर निकल जाते हैं। हमने यही किया। ये एक नामुमकिन प्रोजेक्ट है। मुझे सिर्फ 2 भाषाएं आती हैं, 20 भाषाएं मुझको नहीं आती। ये एक इम्पॉसिबल काम है जिसको हमने पॉसिबल किया। थिएटर में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। हर चीज मुमकिन है, हर चीज हो सकती है। इस कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप थिएटर करेंगे तो आप कामयाब होंगे, और यही वजह है हम यही कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हैं। जब हमने 8 भाषाएं की, हमने यही कहा होगा और हो गया। जब 22 भाषाएं हमने प्लान की, हमने सोचा होगा और हो गया। अब सोचिए तो, बी पॉजिटिव, नेगेटिव थिंकिंग दिमाग से निकाल दीजिए, पॉजिटिव रहिए, हर चीज आपके अनुसार होगी। और हमने कोशिश की और आज चीजें हमारे साथ हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपनी भाषाओं की मोहब्बत में जुड़ते चले आए हैं। यकीन मानिए, अगर आप अपनी भाषा से मोहब्बत करेंगे तो आपको इस देश से मोहब्बत हो जाएगी। देश से मोहब्बत भाषा से मोहब्बत है। भाषा से मोहब्बत कीजिए। आप किसी भी भाषा के हों, डट के खुल के बोलिए कि साहब मैं इस भाषा का हूं और मुझे अपनी भाषा पे गर्व है। आप सब आए, चौबे साहब दिल्ली से चलकर आए। आप हमारे गार्जियन हैं और जगह जगह पर हमारे साथ रहते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारा हौसला बुलंद करते हैं। आपके जेब में एक कौड़ी ना हो और आपके पास अश्विनी चौबे जैसा एक चाहने वाला आपके पास हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप दुनिया फतेह कर सकते हैं। मैं अश्विनी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप में जो मोहब्बत और जो अकीदत और जिस तरह से आप समझ रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को, मैं उसकी तारीफ देता हूं, उसकी तारीफ करता हूं। अब आपसे
8 घंटे बात होती रहेगी हर ड्रामे से आगे और पीछे। मैं ज़रूर आपसे बातें करूँगा। पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुजीब भाई। हाँ, मुंबई उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। मुख्य अतिथि आदरणीय चौबे जी, आदरणीय मंच एवं यहाँ आए हुए सभी विद्वज्जन, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, बनारस से आया हूँ। मैं बनारस के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि जिसका रस बराबर बना रहे वही बनारस है। चाहे बनारस की ठंडई हो, भांग हो, आपने कुछ मक्खन और मलाई की भी बात किया, और चाहे वहाँ का जो बनारसी पान की बात आपने कर रहे हैं। इसी तरह से मैं सीधे सीधे आता हूँ बिना आप लोगों का समय लिए। ऐसा कहा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद जी के लेखों की प्रासंगिकता बराबर बनी रहती है। मैं आपको ये निवेदन करना चाहता हूँ, थोड़ा मैं मुंशी प्रेमचंद जी के परिवार से जुड़ा हूँ और इस तरह से जुड़ा हूँ कि मैं 65 से 70 तक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहीं पर उनके सगे भतीजे मिश्री लाल जी जो हमारे साथ वकालत किए पढ़े। कुछ 68-69 में एक गबन पिक्चर गबन पर बनी हुई थी मुंशी प्रेमचंद जी की, और इसका प्रीमियर शो था मजदा टाकीज है गोदौलिया के पास में बनारस में। तो हम लोग भी बुलाए गए थे उनकी धर्मपत्नी के नाते और मिश्री लाल जी से जुड़े होने के नाते। तो गबन में स्वाभाविक है, बड़ा जैसा नाम से लगता है कि कोई बड़ी गबन थी। तो गबन में एक गाना है, मैं हमको फिल्म नहीं आता, कुछ ज़्यादा देखता नहीं, कुछ ऐसा है कि नहीं, सपनों में देखी थी एक चंद्रहार बालम ने हमको पहना दिया। वो नौलखा हार कोई गबन वमन करके अपनी पत्नी को दे दिया था। मैं कह रहा हूँ कि इसकी जो एक बराबरी है हर पल, हर क्षण, हर युग में रहेगी। करीब 100 साल हो चुके हैं प्रेमचंद जी के सारे लेखों को लिखे हुए, लेकिन गबन कहाँ गया? अब गबन पर मैं ज़्यादा कुछ कहूँ, एक नमक का दरोगा है आपकी, अब नमक का दरोगा नहीं रहा है, नोटों का दरोगा हो गया है। इसके बाद मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आज मैं अपने दिल का दर्द, जो हमारी नाराज़गी है नीरज जी से, ये मैं व्यक्त करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। मैं बनारस का रहने वाला हूँ। अभी आप बनारस गए थे थोड़े दिन पहले। आज एक कार्यक्रम बनारस में हो जाना चाहिए था, बनारस में होना चाहिए था। मुंशी प्रेमचंद जी बनारस में थे, सारी चीज़ें बनारस में उन्होंने लिखा। और जो मैं रस की बात कर रहा हूँ, बनारस में जो लिख देता है वो 100 साल नहीं, 500 साल पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। उसकी प्रासंगिकता जो है आज ज्यों की त्यों बनी हुई है। हर साल रावण जलाए जाते हैं, मारे जाते हैं, पता नहीं कितने रावण हैं। किसी ने कहा था कि इतने राम कहाँ से लाऊं जब घर घर में रावण हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बनारस एक ऐसी जगह है जो कि लेखकों और कवियों के लिए इतनी उपयुक्त है। मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूँ। एक आर्य कवि थे जिन्होंने कि एक पुस्तक लिखना चाहा, काशी का अतीत महाराज बलवंत सिंह। वो 2 साल तक अपना पेट काट कर, मतलब आधे पेट खाना खा करके, और उस पुस्तक को लिखे, काशी का अतीत महाराज बलवंत सिंह। इसी तरह से स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक आश्रम है बनारस में शिवाला घाट पर, वहाँ पर उनके शिष्य थे विमलानंद सरस्वती। मैं उनके यहाँ बराबर जाता था। उनको कोई पुस्तक पढ़नी होती थी तो अपने उस शिष्य से कहते थे कि आज सब्जी मत लाना, हमारा दवा मत लाना, लेकिन वो किताब ले आओ। मैं भी कभी जाता था, उनको शाल देता था ठंडी के दिन में। मेरे सामने कहते थे ले जाओ भाई कि साल के कुछ पैसे मिलें तो ये पुस्तक ले आओ। तो काशी वो जगह है जहाँ के मुंशी प्रेमचंद जी ने इन
पुस्तकों को लिखा है, जिसका मुजीब खान जी विमोचन करेंगे, उसका नाटक करेंगे, आप लोग देखेंगे। लेकिन मैं एक नीरज जी मैं निवेदन करता हूं कि अगर मैं जिंदा रहा अगले साल 31 आज जुलाई है ना, तो 31 जुलाई को मैं इनको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो प्रेमचंद जी पर कोई कुछ काम हो तो मैं पूरा जिम्मेदारी लेता हूं और 31 जुलाई को अगले साल बनारस में हो। धन्यवाद। हमारे गार्जियन हैं और इनको स्मरण दिला दें कि रतन कुमार पांडे साहब बैठे हैं। भारत का सबसे बड़ा प्रेमचंद का जो उत्सव हुआ था वह बनारस में हुआ था, स्वतंत्रता भवन में 2015 में। और लम्ही में जाके नाटक किए थे, प्रेमचंद जहाँ पैदा हुए उस गांव में किए थे। और रश्मि रथे भी हुआ था। और पंडित, दुनिया के सबसे बड़े कलाकार पंडित बिरजू महाराज जी उर्वशी पर नृत्य किए थे। और उसके संयोजक ही बैठे हुए रतन कुमार पांडे साहब हैं, बड़े आदमी हैं। आरपी सिंह साहब बहुत बड़े आदमी, बॉम्बे हाई कोर्ट के वकील हैं। और यहाँ पर बराबर कार्यक्रम में रहते हैं, मुंबई के कार्यक्रम में रहते हैं। इतना चाहें तो हमारे सैकड़ों कार्यक्रम को करवा सकते हैं, लेकिन हर एक साल कहते हैं कि अगला तारीख को मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, इनका इतना आशीर्वाद है। लेकिन मैं स्मरण करा दूँ कि हमेशा आपसे निवेदन करता हूँ कि कुछ संकल्प लेकर बनारस से बड़ा होना चाहिए। मुंशी जी प्रेमचंद जी के लिए बड़ा होना चाहिए, विवेकानंद के लिए बड़ा होना चाहिए। हमने तो वहाँ विवेकानंद पर भी किया है। पूरे हिंदुस्तान में मात्र 30 लाख किलोमीटर चले हम लोग हैं डायरेक्टर साहब, और पूरे जगहों पर बाबा भी करीब करीब हमारे लिए कम से कम दर्जनों जगह गए हैं आशीर्वाद देने के लिए। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप सिर्फ याद रखिए कि अगला कार्यक्रम 31 तारीख मुजीब साहब 31 तारीख को बनारस में होगा। सारी व्यवस्था हमारे और सिंह साहब करेंगे, उसमें बाबा रहेंगे। फिर 31 जुलाई आने वाला अगला साल में है। बस यह स्मरण रखें, कार्यक्रम चलता रहेगा और कार्यक्रम आप लोग के आशीर्वाद से होता रहेगा। मुजीब साहब जिप्टी आदमी हैं, हम लोग संकल्पी आदमी हैं। फिर हम भूपनाथ जी से कहेंगे कि अगले को, लेकिन याद रखिएगा 31 जुलाई हम लोग बनारस में 22 भाषाओं, क्योंकि वही प्रधानमंत्री जी घोषणा किए कि ऐसा मंच हो जहाँ 22 भाषाओं को व्यवहार में लाया जाए। तो नाटमंचन व्यवहार में आया, तो व्यवहार शब्द उनका है, उनका भाषण पढ़ लिया जाए। उस काम को यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। मुजीब साहब से बरसों से बातचीत करते करते आ गया मामला। होमनाथ जी का सहयोग और सभी लोगों का सहयोग इसमें मिला। होमनाथ जी का वैचारिक सहयोग मिला। तो मुजीब साहब पुष्ट होते हैं। और बाबा का क्योंकि करने पर भी इसको कौन याद रखेगा, दिल्ली कैसे पहुँचेंगे। तो इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भी लोगों की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग हमारे साथ आशीर्वाद देने के लिए हैं। बस सिंह साहब के जवाब नहीं है, मेरा अनुरोध है, प्रार्थना। वाह, ठीक है। आरपी सिंह जी की तरह मैं भी बनारस से हूँ और उसमें जो रस की बात की है, रस नाटक का केंद्रीय तत्व माना जाता है। और मैं प्रोफेसर केशरीलाल वर्मा जी को बुलाना चाहूँगा। छत्रपति शिवाजी विश्वविद्यालय मुंबई के कुलपति हैं और भाषा विशेषज्ञ हैं। वे आशीर्वाद देंगे। प्रेम उत्सव के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि माननीय पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, अध्यक्ष मुंबई विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रतन कुमार पांडे जी, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रकवि दिनकर प्रतिष्ठान के अध्यक्ष आदरणीय श्री ऋत्विक उदयन जी, कार्यक्रम के प्रमुख एवं राष्ट्र कवि रामधारी दिनकर स्मृति न्यास के अध्यक्ष आदरणीय श्री नीरज कुमार जी, आइडिया के निर्देशक एवं वरिष्ठ रंगकर्मी आदरणीय श्री मुजीब खान जी, बॉम्बे उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय आरपी सिंह जी, प्रोफेसर हुबलाल पांडे जी, अमरदीप सिंह जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रिय साथियों, बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि प्रेम उत्सव के नाम पर प्रेमचंद जी की रचनाओं पर आधारित 22 भाषाओं में रंगमंची कार्यक्रम हो रहा है।
नाटक का मंचन किया जाएगा। ये हम सब ये समझ रहे हैं कि इन 22 भाषाओं में जो कुछ उनकी कृतियां हैं वो आए, लोग उसको देखें। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कार्य है कई रूपों में। प्रेमचंद जी को याद करना, उनकी कृतियों को याद करना, उनकी कृतियों को पढ़ना और उसको विस्तार देना, उनके कृतियों पर मंचन करना, नाटक तैयार करना और उसको जगह जगह मंचन करना। और मूल बात कि प्रेमचंद जी के जो विचार हैं, जो उनकी कृतियों में हैं, उसका विस्तार मिलना। वैसे भी हम ये जानते हैं कि भारत की जो विविधता है, सांस्कृतिक विविधता, भाषाई विविधता, पूरे विश्व को आकर्षित करता है। और इसीलिए प्रेमचंद जी की रचनाओं का जो अनुवाद अभी तो 22 भाषाओं में हम देखेंगे हो रहा है, लेकिन रसन में, चीनी में, जापानी में, फ्रेंच में, जर्मन में, स्पेनिश में, इटालियन में, पुर्तगाली में, पोलिश में, अरबी में, अंग्रेजी में तो भरपूर हुआ। इन तमाम भाषाओं में हो रहा है। इसलिए पूरी दुनिया सबको जानना चाहती है कि प्रेमचंद जी ने क्या कहा है, क्या लिखा है, कैसे उनके उपन्यास, कैसी हैं कहानियाँ। मैं तो भाषा का विद्यार्थी हूँ और मुझे जो जो समय समय पर जिम्मेदारी दी गई भारत सरकार के द्वारा भी और अन्य पदों में रहते हुए मैंने जो कुछ काम किया उसका थोड़ा सा उल्लेख, इसलिए मैं आत्म प्रशंसा में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो जिम्मेदारी थी, वैसे तो मैं हिंदी का भाषा विज्ञान का विद्यार्थी, मैंने कहा, मैंने तो प्रेमचंद की भाषा पर, उनकी शब्दावली पर पीएचडी के शोध प्रबंध करवाया, तो स्वाभाविक है। लेकिन मैं भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग का, उस आयोग का मैं अध्यक्ष रहा हूँ, जिसके प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी जी रहे हैं, कोठारी आयोग वाले। मेरा दायित्व ही ये था कि मैं तमाम 22 भाषाओं को जो कि अष्टम अनुसूची में है उसका ऐसा विकास करने के लिए कार्यक्रम चलाऊं ताकि समस्त ज्ञान विज्ञान इन 22 भाषाओं में आ सके। और ये काम बहुत बड़ा काम, लेकिन निरंतर ये काम चल रहा है, लेकिन उसमें गति आनी चाहिए, इसका मैंने कुछ ध्यान रखा। और महसूस होगा कि बहुत सारी ऐसी कृतियाँ सामने आई, चाहे शब्दावली के स्तर पर हो, चाहे एजुकेशन के लिए हो, तमाम भाषाओं में आई। कई बार तो उसमें नाम मेरा तमाम भाषाओं में दिखता है, चीफ एडिटर के रूप में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बोडो, सब में आई, मेरा नाम है, मैंने काम करवाया इसलिए। लेकिन प्रमुख काम तो उन्हीं लोगों ने किया है जो उस भाषा के जानकार हैं। और ये प्रेमचंद जी भारत के लिए गौरव की बात, पूरे विश्व में हमें एक हिंदी को और हिंदी साहित्य को, दोनों भाषा और साहित्य के दृष्टिकोण से जो गौरव मिल रहा है वो प्रेमचंद जी जैसे महान विभूति के कारण हमको मिल रहा है। असल में उनकी कृतियों में जो भारतीयता की झलक है, उसमें जो भारतीय समाज का जो स्वरूप है, उसकी जो तस्वीर है, यथार्थ का चित्रण है, वो बहुत आकर्षित करता है। मैं तो गांव में पला बढ़ा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि जब जब पढ़ता हूँ तो ये पात्र जो कुछ उल्लेख कर रहे हैं मेरे इर्द गिर्द हैं, आसपास है, मेरे गांव में है। उनकी संवेदनाएं, उनकी दुख दर्द, उनका जो कुछ उनकी समस्याएं हैं, वो सब कुछ मुझे साक्षात नजर आता था और उसका निदान वो खोजते हैं, देखते हैं, वो सब बहुत ही प्रभावित करता रहा। खासकर
एक काम और मैं कुछ और इसी संदर्भ में कहना चाहूँगा कि नेशनल ट्रांसलेशन मिशन से भी हम जुड़े रहे, CIL का काम है, लेकिन ये काम भारत सरकार का है, तमाम संस्थाओं का है, कर रहे हैं। लेकिन आश्चर्य लगता है कि मुझे खान जी इस काम को कर रहे हैं, नाट मंचन का काम करवाना। नीरज कुमार जी तो इस कार्य में बहुत गंभीरता से लगे हुए हैं। अभी जो बात चल रही थी कि भाषा की बात, कि कोई भी भाषा छोटी या बड़ी नहीं होती, केवल प्रयोक्ताओं पर निर्भर करता है कि उस भाषा को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा सकते हैं। और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि भारत की भाषाएं में आपसी जो समरसता है, उनके बीच में जो सामंजस्य है, उसके बारे में तो विदेशी विद्वानों ने भी कहा है, एमिनो ने कहा है कि इंडिया इज ए लिंग्विस्टिक एरिया। हम हमेशा कई बार उनकी दूरियों की बात करते हैं, इस भाषा में ये है, इस भाषा में ये, इसकी दूरियां हैं। उसमें जो सामंजस्य है, उसमें जो एकता है, जो समानता है, उसको ऐसे ही प्रस्तुति से हम समझ सकेंगे और लगेगा कि ये बातें बिल्कुल सामान्य सी है कि जो हम कठिन मानते हैं दूसरी भाषाओं में समझने का। मैंने तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय का भी डायरेक्टर रहा हूँ भारत सरकार के। वहाँ ऐसी भी डिक्शनरी हमने तैयार की है जिसमें एक शब्द के साथ पूरी 22 भाषाओं के शब्द हैं, एक लिपि में, देवनागरी में, और उसको आप देख लीजिए, एक साथ पढ़ेंगे तो सब समझ में आ जाती है। कठिनाई कहाँ आती है? लिपि के कारण। कई बार तेलुगु लिपि में है, बोडो अलग लिखा है, मणिपुरी में अलग दिख रहा है, लेकिन जो समानताएं हैं, जो एक भाषाओं के बीच में समरसता है, उसको देखने की जरूरत है। लैंग्वेज डेवलपमेंट बोर्ड का भी मेंबर हूँ, साहित्य अकादमी का भी हूँ, अभी भी हूँ 5 साल के लिए। अभी हम लगातार देश में कुरमाली में, खड़िया में, बैगानी में मैं जा रहा हूँ, लगातार देश में वो काम करवा रहा हूँ। लग रहा है कि इन भाषाओं का, जो कि अभी ये बात हो रही थी कि इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, ये भाषाएं धीरे धीरे समाप्त होती। पूरी दुनिया में कहा जाता है 15 दिन में एक भाषा समाप्त हो जाती। उसको कैसे संरक्षित रहें? हमारी ये भाषाएं हमारी बहुत बड़ी धरोहर है, उसको बचाना है। और वैसे ही इन भाषाओं को, जिनको हालांकि जो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है भारत सरकार से, 8वीं अनुसूची है में है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिसका महत्व है, जिसके बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यद्यपि उनका समावेश उसमें नहीं हो पाया, वो अलग बात है, लेकिन हमारा दायित्व बनता है कि उन भाषाओं को भी संरक्षित, संवर्धित करें, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन हो, उसका भी विकास हो। और उसके लिए उसके पीछे जो बात होती है, जो मैं कई बार कहता हूँ कि हमारे अपने बच्चों को, युवा वर्ग को, हमारे छोटे बच्चों को, सबको ये सिखाएं कि हम अपनी मातृभाषा में बातचीत करें, उसको गर्व का विषय समझें। हम उसको, कई बार लोगों कहते हैं कि नहीं, घर में ये बात मत करो, अपनी भाषा में, इंग्लिश में बात करो। ये बड़ी विचित्र विडंबना है। देखिए, कहते थे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई नहीं हो सकती। हमने प्रयास शुरू किया उन्हीं दिनों में, तो 2012 की बात कर रहा हूँ, 12 साल पुरानी, जब आयोग, निदेशालय सबका मैं, NCPSL का भी मैं डायरेक्टर था। इसके पहले भी मैं पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का 5 साल वाइस चांसलर रह चुका हूँ। तो अलग अलग स्तरों पे जब हमने काम किया और देखा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना के साथ हम गुजरात गए, छत्तीसगढ़ के लोगों को लेके, और आपस में जो सामंजस्य हुआ और जो एक दूसरे की रचनाएं सुनी, तो लगा कि देखिए इसमें सब में भावात्मक एकता है, समरसता है, एक दूसरे के दुख दर्द एक जैसे हैं। भाषा का जो अंतर है वो कुछ अंतर दिखता है। तो ये बड़ा काम AICT के साथ हम मिलकर काम किए। जब हमने कहा कि इंजीनियरिंग मेडिकल की पढ़ाई हमारी भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए, तो अभी देखिए 12 भाषाओं में काम प्रारंभ हो गया और पढ़ाई शुरू हो चुकी है। टेक्निकल एजुकेशन, ये काम हमने उन दिनों शुरू किया था 2012-13 में। भोपाल से शुरुआत की थी और संयोग है कि मध्य प्रदेश से ही पढ़ाई प्रारंभ हुई, मेडिकल की भी और इंजीनियरिंग की भी। तो ऐसा किया जा सकता है हमारी भाषाओं। तो ये अवसर उन सब बातों को ज़्यादा विस्तार में जाने का नहीं है, लेकिन चूंकि ये प्रसंग आ गया था कि भाषा का महत्व को हम समझें, हमारे साहित्य के महत्व को समझें, हमारे प्रेमचंद जी को समझें। पूरी दुनिया जानना चाहती है। मैंने इतने भाषाओं का जिक्र किया, तो हमारी इन 22 भाषाओं में ये साहित्य जा रहा है, उसका मंचन हो रहा है, ये बहुत बड़ा काम हो रहा है।
ऐसे ही अगर हम करेंगे तो जो कल्पना है हमारी कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना करते हैं वही साकार हो सकता है। इसलिए मैं इस अवसर पर ज़्यादा न कहते हुए श्री नीरज कुमार जी और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। वैसे ही मैं श्री मुजीब खान जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। मुझे आप लोगों ने इस अवसर पर याद किया, बुलाया, कुछ बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आप लोग के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। फिर मिलेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद साहब। धन्यवाद। सम्मानित मंच, श्री आदरणीय परम आदरणीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, मंच पर उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथिगण और विद्वत लोग यहाँ उपस्थित। मैं एक्चुअली साहित्य का आदमी नहीं हूँ। मुझे कल ही इस बारे में पता चला कि इस तरह का प्रोग्राम है। तो हम लोग जैसे हिंदी भाषा से जुड़े हुए हैं, हम लोगों की पढ़ाई हिंदी भाषा के माध्यम से हुई। तो आज के लगभग 40-42 साल पहले हम लोगों ने प्रेमचंद की कहानियाँ काफ़ी अच्छे से पढ़ा था और उसका पूरा जो है फिर हमने इंटरनेट पे सर्च भी किया क्या है, तो पूरी तरीके से उसका एक तरीके से बैकग्राउंड स्टडी किया। तो देखा कि जो प्रेमचंद की कहानियाँ हैं वो पूरी तरीके से यथार्थ का चित्रण करते हैं। उस समय का जो परिदृश्य था उस परिदृश्य को उन्होंने अपने तरीके से वर्णन किया। और इसके बाद जो है आज जैसे अभी हमारे पीछे के वक्ता पांडे जी बता रहे थे कि अगर जो है देखा जाए कि हम लोग कहानियों को देखें तो लगता है कि हमारे इर्द गिर्द ही वो कहानियाँ रोटेट हो रही थी। तो अभी मैं आप लोगों को ज़्यादा समय न लेते हुए, आप सभी लोग, मैं भी नाट्य देखना ही आया हूँ, तो उसके लिए मैं जल्दी अपना भाषण समाप्त करता हूँ। बस ये एक बहुत अच्छा जो है प्रयास है। ये इस तरीके से भगीरथ प्रयास जो नीरज कुमार जी ने स्टार्ट किया है उसमें हम सब लोग सहयोगी बने। भले कुछ अनुदान न दे सके, कम से कम अपना समय दान दें और इनके प्रोग्राम को हम लोग ऐसा करें कि इनका जो सभागार है हमेशा भरा रहे और जो भी कलाकार हैं उनका हम लोग अपने तालियों से समर्थन देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से इनका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। और अब अंत में हमारे जो अध्यक्ष हैं वो चौबे जी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे 2 शब्द कहें। जैसा कि पूर्व के वक्ताओं ने बड़े ओजस्वी और तेजस्वी ढंग से और साहित्यिक समरसता को आगे बढ़ाते हुए सारी बातों को रखा है, मुझे आज सच कहिए तो मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। पहली बार हिंदुस्तान की धरती पर मुंशी प्रेमचंद जैसे महान कथाकार और सच ही कहिए ऐसे कथा सम्राट के इस जन्म जयंती के अवसर पर, इस पावन अवसर पर आज ये मंचन 22 भाषाओं का, ये पहली बार महाराष्ट्र की ये धरती, मुंबई का यह शहर, आर्थिक राजधानी, यहाँ ऐसे मनीषी मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन पर और उनकी लेखनी को आज हम याद करने के लिए सामूहिक रूप से आए हुए, भाषण सुनने केवल नहीं आए। ये ठीक है कि आज का पहला दिन है, आज का कार्यक्रम और उनके जन्म जयंती के कारण
यहाँ पर बैठे विद्वान लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित किया है। तो सबसे पहले मैं ऐसे मनीषी महान कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के प्रति अपना हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज का जो ये कार्यक्रम होने वाला है, जिस अभिनय के निदेशक के रूप में जो देश के कोने कोने में घूमकर भूखे रहते हुए भी अपनी घूंट अपनी तपस्या से लोगों को अपने उस जो जेहद में उनके ये बात जमी हुई है कि हम साहित्य को संस्कृति को कैसे समाज के अंदर प्रकट कर सके, और उसका जीता जागता उदाहरण जो अभिनय को के रूप में प्रस्तुत करते हैं और जो उसकी भूमिका बनाने का काम करते हैं, व्यवस्था रचने का काम करते हैं, ऐसे दो मनीषी को मैं विशेष रूप से, जहां मुजीब साहब जैसे लोग मुजीब साहब के नाम से और हमारे राष्ट्र कवि दिनकर न्यास के द्वारा जो ये तमाम कीर्तियां उपलब्धियां जो हो रही है, उसके अध्यक्ष के नाते भाई छोटे भाई नीरज जी के नाम से जोरदार तालियां। ऐसे दो विभूति के कारण आज हम यहां पहुंचे। मैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के पहले जो हमारे मंच यहां विराजमान है, मंचासीन सभी श्रेष्ठ और ऐसे विद्वान कुलपति भी यहाँ पर हैं, हमारे साहित्यकार और अधिवक्ता भी यहाँ हैं, मुंशी प्रेमचंद के कथा को जानने वाले लोग भी हैं, सुनने वाले लोग हैं, साइंटिस्ट के नाते भी और निदेशक के नाते शुक्ला जी भी यहाँ मौजूद हैं, मनोज जी भी एक उद्योगपति है, सब लोग यहाँ आए हैं। मैं मंच को प्रणाम करते हुए और अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जो आपने कहा है और इस अवसर पर जो प्रेमचंद जी की जीवनी पर कुछ चीज़ों को जो आपने उनके कथा के माध्यम से एक स्मारका भी आपने आज विमोचन किया है। यह स्मारका पढ़ने योग्य है, आप सब जरूर इसको पढ़ेंगे देखेंगे। जहाँ तक इस प्रेम उत्सव में, आज का उत्सव ये प्रेम उत्सव नाम दिया आपने, ये प्रेम उत्सव है और इस उत्सव में हम सभी पहुंचे हैं। आज ये उत्सव का माहौल है। सचमुच आज उनकी जन्म जयंती को हम उत्सव के रूप में मना रहे हैं। धन्य है मुंबई के लोग, आप सारे युवा साथी, हमारे युवा कर्णधार, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी यहाँ मौजूद हैं। मैं तो चाहूंगा मैं 3 दिनों के लिए यहाँ आया हूं और इसी नाट्य मंच को देखने के लिए, उसका वो जो अभिनय होगा उसको समझने के लिए, सीखने के लिए और उससे अपने जीवन में कुछ लाभ उठाने के लिए। भाइयों और बहनों, ये 22 कहानियों का जो नाट्य मंचन किया जाना है, उसमें प्रतिदिन की तालिकाएं भी आप सबको मिल गई है। आज की भी तालिकाएं मिल गई है ये, और मुझे लग रहा है कि उसमें जो प्रमुख रूप से मैं कुछ चीज़ों को आपके सामने, अब वो 1.25 सेर गेहूँ, हम किसान के बेटे हैं, बचपन से ही किसानी करते रहा, 1.25 सेर गेहूँ, अभागन, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा ये सभी जो रचना है, नादान दोस्त, दोस्त भी होता है लेकिन नादान दोस्त, राष्ट्र सेवक,
आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी प्रधान सेवक अपने को कहते हैं इस राष्ट्र के लिए। इदम नवम इदम राष्ट्राय स्वाहा। राष्ट्र सेवक, बड़े घर की बेटी, यही मेरा वतन है, या जो यही मेरा वतन है आदि है, इस प्रकार की बातें करने वाले प्रेमचंद भारतीय साहित्य के एक ऐसे शिखर हैं, उसमें सच कहा जाए जिन्होंने अपनी लेखनी से समाज के उन गरीब तबकों को, आम आदमी की पीड़ा को, उनकी व्यथा को और संघर्ष को जीवंत करने का काम किया है। और इसलिए उनकी रचनाएं समाज के दबे कुचले, समाज के वैसे शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज बन गई है। और सचमुच में उन्होंने गरीबी, शोषण, जातिवाद जैसे घिनौने ऐसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था। मुंशी प्रेमचंद जी ने जिस जातिवाद को समाज के उत्थान का कहा जाए रोड मैप माना, मैं बहुत ही दुखी हूं। मैं एक 74 आंदोलन का एक वैसा सिपाही हूं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का। हमने अपने जीवन के उस जवानी को कॉलेज के बिल्डिंग को छोड़ करके जेल के अंदर लगभग 3 साल बिताया है। 74 से 77 इमरजेंसी आपातकाल में गर्म सलाखें भी शरीर ने सहा है। उस 10 को भी मैंने झेला है। और आज भी वो यातनाओं का याद ही नहीं, इस शरीर के ऊपर जो बर्बरता, आज भी उससे परेशान हो जाता हूं। भाई और बहनों, उस समय हमने कहा था, और मुझे लग रहा है मुंशी प्रेमचंद जी की बात सदियों तक शाश्वत बना रहेगा। जब जेपी कहा करते थे और जब संकल्प लेते थे हम सभी जेपी सैलानी, माफ करिएगा उस समय मैं भी आपके जैसा छात्र नौजवान था, और आज भी मैं नौजवान ही हूं। इक्कीस 22 साल का नौजवान, और उसमें 72 साल के जयप्रकाश जी का उस 74 के आंदोलन में मेरी नई पीढ़ियां, इसलिए मैं थोड़ा 2 शब्द उसके बारे में बताना चाहूंगा। हिंदुस्तान के अंदर अगर पहली आजादी मंगल पांडे के 1857 से लेकर के और वीर कुंवर सिंह के ऐसे तमाम योद्धाओं के द्वारा अगर देश को गांधी के नेतृत्व में आजादी मिली, 42 में जयप्रकाश जी को हजारीबाग के जेल में बर्फ पर सुलाए गए, ऐसे जयप्रकाश ठीक कहते हैं कि पहली आजादी इस देश को अगर 47 में मिला, तो दूसरी आजादी छात्रों के द्वारा छेड़े गए और लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में 1977 आपातकाल के बाद दूसरी आजादी इस देश को मिली। दूसरी आजादी, दूसरा लोकतंत्र का जो कह जाए कि लोकतंत्र समाप्त हो गया था, कालिक पोत दी गई थी। समाचार पत्रों को पढ़ने के लिए हमारे जैसे लोग जेल के अंदर, मैंने तो सूर्य उदय होता है, मैं रोज प्रणाम करता हूं, भगवान को जल चढ़ाता हूं, लेकिन 3 साल तक मुझे वो मौका नहीं मिला। सूर्य की रोशनी को देखने का, सूर्य उदय को देखने का मुझे मौका नहीं मिला। मैंने अपनी जवानी को उस समय जेल के अंदर जो बिताया है, आज उसका चित्रण, और मुझे लगता है आज मैं पार्लियामेंट में नहीं हूं, मैं आज लोकसभा का, मैं पूर्व में सदस्य रहा, अनेकों साल बिहार सरकार और भारत सरकार का मंत्री रहा, 1 दशक तक मंत्री रहा। मेरी पीड़ा एक है
क्या लोकसभा के अंदर जिस बात को हम कहते थे जातिवाद मिटाएंगे, लोकनायक जयप्रकाश के नेतृत्व में जातिवाद मिटाएंगे, नया समाज बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, नया देश बनाएंगे, कहां गया वो नारा? इस जातिवाद के घिनौने दृश्य को स्थापित करने वाले आज मुंशी प्रेमचंद जी की आत्मा को भी चोट पहुंचा रहे हैं। मेरी यही पीड़ा है और मैं इस पीड़ा को आपके सामने, कि कल मैंने जब देखा पार्लियामेंट के अंदर, और आप सबने भी सुना होगा जातिवाद को समाज के उत्थान का जहां मुंशी प्रेमचंद जी ने रोड मैप बनाया, जहां विकास के विरुद्ध माना, जातिवाद विकास के विरुद्ध है, जहां सामाजिक असमानता का आधार माना, और पहली बार विपक्षी दल के नेता बने, और उस पद पाने के बाद जिनको पता नहीं कि हमारी कौन सी जाति है, जिनको यह पता नहीं कि हमारी जाति क्या है, भले वो खानदान की बात करते हो, माफ करिएगा हम विचारों से दूर हो सकते हैं, किंतु यह देश एक है, यह देश एक विचार से चलता है। लेकिन हमारे विपक्षी साथी, उसके नेता अपनी राह गलाप रहे, और पार्लियामेंट में कल वो कह रहे थे कि भारत को 21वीं सदी के स्थान पर वो 12वीं सदी के स्थान पर लाने के लिए फिर से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है। भाई और बहनों, समय काफी हो चला है। मैं चाहता हूं कि आप अधिक से अधिक समय, आज 8 मंचन है, 8 मंचन है, और इसलिए प्रेमचंद की उस लेखनी को, उसकी जो विशेषता है, उन्होंने जो पात्रों के माध्यम से, मुजीब साहब ने बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। कितनी तालियां इनके लिए दीजिए, वो कम हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। और उन कलाकारों के नाम से तालियां, कलाकार आएंगे आपके सामने, उस समय और भी जोरदार तालियां तब तक बजाते रहेंगे जब तक कलाकार का अभिनय शुरू ना हो जाए। भाई और बहनों, जहां तक प्रेमचंद जी की कहानी का ईदगाह हमें सिखाती है, ईदगाह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और त्याग क्या होता है। सच्चा सुख और संतोष दूसरों की खुशी में है। वहीं हामिद ने अपनी अम्मा की आंखों में जो आंसू थे, हामिद ने अपनी अम्मा को भी बताया है, उसके लिए एक चिमटा खरीदा, बाकी बच्चों ने खिलौने खरीदे, और उनकी अम्मा की आंखों में आंसू थे पर उनके होठों में मुस्कान थी। यह मुंशी प्रेमचंद जी ने उसके माध्यम से दर्शाया है। उनकी कहानियां गरीबी और सामाजिक असमानता जैसे मुद्दों पर उठाती रही है, और उसको कफन, आज कफन के लिए लोग, कभी सत्य हरिश्चंद्र ने अपने बेटे रोहित के लिए उस बनारस की धरती पर, वकील साहब, वो रोहित हरिश्चंद्र घाट बन गया। और कितनी ईमानदारी कि बेटे के कफन को भी पैसे नहीं थे, और बेटे के लाश को बिना, ईमानदारी देखिए कि जलने नहीं दिया जब तक वहां की जो व्यवस्था थी वो कायम नहीं हो गया। तो आज सचमुच में ऐसे ईमानदार और ऐसे कफन की बात करने वाले, वो वास्तविकता को दर्शाती है, जहां एक गरीब व्यक्ति के लिए सचमुच में, और कहा जाए कि वो कफन भी एक विलासिता मानी जाती है। सचमुच उन्होंने कहानियां और उपन्यासों के माध्यम से सामाजिक न्याय, जो सोशल जस्टिस की बात करते हैं, और समानता की बात जो हम करते हैं, सचमुच पंच परमेश्वर की वो कहानी हम लोग पढ़ते थे विद्यार्थी जीवन में,
जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बीच की मित्रता, शायद आपने साहित्य में पढ़ा ना, हम लोग तो उसको पढ़ते थे। आप सुनो, उसको देखो, उसको पढ़ो। उसकी जो उनकी न्याय प्रियता का वर्णन है, जो हमें सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने की प्रेरणा भी देती रहेगी। उनकी कहानी पूस की रात कितनी ठंडक होती है, क्या उन्होंने लिखा है। और किसान हल्कू की दुर्दशा, किसान की दुर्दशा को, हल्कू नाम का किसान, उसकी दुर्दशा को चित्रण करते हुए वो लिखते हैं, 3 ही तो रुपये हैं, 3 ही तो रुपये हैं, कंबल कहां से आएगा, 3 रुपये में कंबल कहां से आएगा। यह मुंशी प्रेमचंद की सचमुच में कहा जाए, और पूस की रात कैसे कटेगी, ये वर्णन प्रेमचंद की रचनाएं हमें यह संदेश देती हैं कि समाज में समानता, न्याय का होना अत्यावश्यक है। और साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उनकी सरकार और महाराष्ट्र की जो सरकार है, उन सभी सरकारों को मैं साधुवाद देता हूं। उन सहित ऐसे नेतृत्व वाले अनवरत रूप से कार्य कर रही है। लेकिन मैं एक आग्रह महाराष्ट्र सरकार से जरूर करूंगा, मेरी अपनी व्यथा है, उसको मैं अलग से बात करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जरूर बांटूंगा। आज चाहिए था कि यहां कोई न कोई महाराष्ट्र सरकार के, हालांकि कुछ बाढ़ आई है, कला संस्कृति मंत्री से मेरी बात 3 बार बात हुई, लेकिन वो बाढ़ के क्षेत्र में है, संभव है कल परसों में आ जाए। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी संदेश भेजा, खबर किया, टेलीफोन किया, मुख्यमंत्री जी की अति व्यस्तता थी। फिर भी मैं आशा करता हूं कि 3 दिन तक ये मंचन होगा, वो स्वयं आ जाए तो पूरा महाराष्ट्र का एक बड़ा संदेश जाएगा। और साथ साथ अन्य उनके विभाग के कोई इस प्रकार के साहित्य से, रचना से, टूरिज्म के कल्चर से जो मिनिस्टर होंगे, वो लोग आ जाएं तो और अच्छी बात है। लेकिन एक दर्द मैं उनके सामने रखना चाहूंगा। मुंबई के अंदर, माफ करिएगा, इस नाटक को, इस नाट्य मंचन को, जो गांव का था, और गांव अगर हमसे दूर हो जाएगा ना, तो हम सब दूर हो जाएंगे इस देश से भी। गांव ही देश की दूरी है। और यह मंचन, नाट्य मंच, जिसको देख के लाखों करोड़ों लोग सदियों से चलते आए हैं, आज पर्दे पर अभिनय होता है। अगर पर्दे पर अभिनय करने वाले कोई कलाकार आ जाता है तो उनके नाम पर पूरी हर प्रकार के तिजोरी खोल दिए जाते हैं। लेकिन आज मुजीब कहाँ गए हमारे मुजीब साहब, कितना मेहनत किया। नीरज जी कह रहे थे, नीरज जी बोल रहे थे, लाखों करोड़ों के कर्ज आज इनके कंधे पर है, फिर भी हंसते रहते हैं, फिर भी हंसते रहते हैं। इतना मेहनत करके, इतना कष्ट उठा करके एक अभिनय करने के लिए अगर हॉल न मिले, उसमें पैसा दिया जाए, ये हमारे लिए शर्म की बात है कि मुंशी प्रेमचंद, लोकमान्य गंगाधर तिलक, स्वामी विवेकानंद, ऐसे महान संतों के नाम पर, महान देशभक्तों के नाम पर अगर कला करने के लिए हमारे नाटककार, कलाकार अगर सोचता है तो उसके लिए अभिनय करने का कोई स्थल नहीं, उनके लिए राशि ली जाएगी। माफ करिएगा, मैं भारत सरकार से भी आग्रह करूंगा और महाराष्ट्र सरकार से आग्रह करूंगा कि कल्चर मिनिस्ट्री ये तय करे, देश भर में हर राज्यों की सरकार ये तय करे कि ऐसे महान सपूतों के लिए कोई भी अभिनय, कोई भी कथाकार, कलाकार जो भी होगा, उसकी प्राथमिकता दी जाएगी और पूरी तरह से निःशुल्क उसके अभिनय करने के लिए, रिहर्सल करने के लिए उनको निःशुल्क हॉल प्रदान किए जाएंगे, उनके लिए निःशुल्क हॉल अभिनय को मंचन करने के लिए दिया जाएगा। क्या देशभक्ति। मुझे लगता है कि आज बैठ जाए, कृपया मैं 2 शब्द और कह करके अपनी बात को विराम दूंगा। कलाकार तैयार हो गए हैं ना, बढ़िया,
चलिए, कलाकार तैयार है, कलाकार तैयार हो गए। तो मुझे लगता है कि मुंबई के महानगर में जो इस प्रासंगिकता को हम देखेंगे, अपने आंखों से देखेंगे, सच्चाई को जानेंगे, और यहाँ की झुग्गी झोपड़ी में जो लाखों करोड़ों गरीब, उसकी गरीबी रेखा के नीचे का जो जीवन जीने वालों की संख्या बहुत अधिक है। मुंबई में एक तरफ अट्टालिकाएं हैं, दूसरी तरफ गरीबों की झोपड़ी भी है। और सचमुच में मुंशी प्रेमचंद जी का वो दर्द, आइए हम सब समाज के शोषित और दबे कुचले ऐसे लोगों की आवाज को भी उठाएं। उनकी आवाज कभी रुकनी नहीं चाहिए, और एक समतापूर्वक समाज की रचना करने में हम अग्रणी भूमिका अदा करें। मुंशी प्रेमचंद जी की अपनी यह युग परक कथाओं के लिए सदैव याद किए जाएंगे, और वह न केवल उत्तर भारत बल्कि दक्षिण और पश्चिम करने वाले अनेक भारतीय लेखकों में से एक थे। अनेक भाषाओं में उन्होंने, ठीक कहा विद्वान कुलपति जी ने, कि केवल भारत की 22 भाषाएं नहीं, विश्व के ऐसे अनेक भाषाओं में इनका मंचन आने वाले दिनों में होगा। यह भी काम दिनकर न्यास के माध्यम से, नीरज जी आपके कंधे पर यह जिम्मेवारी है। भगवान आपको सताई हुई नहीं, दीर्घायु और स्वस्थ बनाए रखे। ये मुजीब साहब जैसे और अन्य कलाकारों को मैं यही प्रार्थना करूंगा। तो आइए, प्रेमचंद की कहानियों और उनके मनोरंजन के लिए ही नहीं थी, बल्कि मैंने बताया, और हमें विकसित भारत बनाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आज हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए। एक भारत श्रेष्ठ भारत, विकसित भारत बनाने का जो संकल्प है, जो सपना है, वो तभी होगा जब मुंशी प्रेमचंद की उस वेदना को हम स्वीकार करेंगे, जब मुंशी प्रेमचंद के उन कहानियों को आज के इस जन्म जयंती पर अपने मन में वो संकल्प लेंगे, तभी ये देश महान भारत बनेगा। तभी ये देश विश्व के अंदर विश्व प्रसिद्ध जिसको कहते हैं कि फिर से यह देश विश्व गुरु बनेगा। तो निश्चित रूप से हम सब इसी का संकल्प लेते हुए आइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम उसका सम्मान करें। आदिकाल से, सदियों से सभी सुखी हों, सभी भद्र हों, सभी एक दूसरे की पीड़ा को जाने, एक दूसरे की पीड़ा को पहचाने और पीड़ित मानवता की सेवा में लग जाए। मानव सेवा माधव सेवा, मानव सेवा माधव सेवा, ये हम युवाओं को कहेंगे। आइए, उस सेवा को कभी मत भूलो अपने जीवन में। मानव सेवा और इंसानियत को कभी मत भूलो, इंसानियत को कभी मत टूटने देना। जाति, धर्म और संप्रदाय में इंसानियत को कभी न बंटने देना। मैं यही प्रार्थना करते हुए आप सभी से वंदन करते हुए, अलग भाषा अलग वेश, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। मुंबई हो या हो गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अपना देश और अपनी माटी और अपने वतन के लिए मिट जाना। लेकिन मेरे युवा साथियों, आप 18 के हो गए, 20 के हो गए, 25 के हो गए, अपने को युवा समझते हुए अंतिम सांस भी इदम नोमम इदम रास्ताय स्वाहा, इदम नोमम इदम रास्ताय स्वाहा। मैं कुछ भी नहीं, जो कुछ भी है वो राष्ट्र के लिए समर्पित है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं, तुझको अभी कुछ और भी दूं, तुझको अभी कुछ और भी दूं। जय भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, सबके हाथ उठनी चाहिए। वंदे वंदे वंदे। मुंशी प्रेमचंद अमर रहे, मुंशी प्रेमचंद अमर रहे, मुंशी प्रेमचंद अमर रहे। जय भारत, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बढ़िया भाषण इनका, सब लोग बहुत इंस्पायर हो गए। लेकिन ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इनका धन्यवाद। बाकी जो सारे आए हैं, एनसीसी के जो स्टूडेंट्स हैं,
अपने लिए एक ताली बजा दीजिए, मंत्री जी के भाषण के लिए एक ताली बजा दीजिए और मुंशी प्रेमचंद जी के लिए एक ताली बजा दीजिए और नाटक शुरू होगा अभी। थैंक यू।